के बीच में आ सका हूँ, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है और इस बात का गर्व है कि आज की शाम आपके बीच में रहने का मौका मिला। जो ऊर्जा हमें यहाँ दिख रही है, जो आशा, जो उम्मीद, जो साहस, जो संकल्प, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जेएनयू की इस लड़ाई को हम जमकर लड़ रहे हैं, हम जमकर लड़ेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे और इस लड़ाई को जरूर हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई हमारे ऊपर थोपी गई है, ये थोपी गई है, लेकिन जब थोपी दी गई है तब उस लड़ाई को लड़ना और उस लड़ाई को जीत के मंजिल तक पहुंचाना हम समझते हैं कि हम सबके लिए जरूरी है। और पूरे देश में, जैसे अभी मृदुला जी बता रही थी कि लड़ाई सिर्फ जेएनयू की नहीं है, ये आप लोग भी समझते हैं। ये लड़ाई इस समय पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। और इसीलिए इस लड़ाई में पूरे देश के कोने कोने में मैं देख रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पक्ष में आज आवाजें उठ रही है। अभी हम लोग आजादी के आंदोलन के इतिहास को सुन रहे थे और उस दौर में कंस्पिरेसी केसेस होते थे, मेरठ, ककोरी, लाहौर, कानपुर। और हमने ये भी देखा कि उस दौर के हमारे साथियों ने उन तमाम कंस्पिरेसी केसेस का किस तरह से अपने आंदोलन के लिए, अपने मकसद के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगत सिंह और अशफाक उल्लाह थे। आज हमारे देश की हुकूमत की नजर में मैं समझता हूँ कि एक एक विश्वविद्यालय एक एक कॉन्स्पिरेसी केस है। हैदराबाद उनकी नजर में एक कॉन्स्पिरेसी केस है, जेएनयू उनकी नजर में एक कॉन्स्पिरेसी केस है। और इसी कॉन्स्पिरेसी केस की थ्योरी ने हम समझते हैं जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म में बदल दिया। आज से शायद 5 साल पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे कि पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है, रेलवे बजट आ रहा है, आम बजट आने वाला है और पार्लियामेंट में जेएनयू का पर्चा पढ़ा जा रहा है। महिषासुर पर वहां बातें हो रही है। जेएनयू के एक एक संगठन, एक एक एक्टिविस्ट का नाम पार्लियामेंट में बार बार लिया जा रहा है। तो जेएनयू आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में छा गया है, जेएनयू आज पूरे देश में मैं समझता हूँ कि छा गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेएनयू में हमने देखा इन लोगों की कोशिश थी कि जेएनयू एक आइलैंड बन के रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आइलैंड के अंदर बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो, प्रगतिशील विचार हो, अच्छा माहौल हो, बहुत रेडिकल आइडियाज हो, लेकिन अगर ये पूरे देश में, समाज में ना फैल सके तब उनको लगता है कि हम क्वारंटाइन करके रख देंगे। जेएनयू एक इंसुलेटेड, एक आइसोलेटेड, एक आइलैंड बन के रह जाएगा। इट विल बी एन एक्सेप्शन विच विल डिफाइन द रूल द रेस्ट ऑफ इंडिया में बाकी बहुत अनडेमोक्रेटिक माहौल रहेगा। और इसीलिए हमने देखा कि इमरजेंसी के दौर में भी जेएनयू पर अटैक हुआ और बार बार जब जेएनयू से लोग बाहर निकल करके जेएनयू से बाहर फैलने के लिए गए, उनको रोकने की कोशिश हुई। हम में से शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, गोरख पांडे भी इसी जेएनयू में थे और गोरख के वो सारे क्रांतिकारी गीत तो सिर्फ भोजपुर की उपज नहीं है, वो भोजपुर के साथ साथ जेएनयू का जो फ्यूजन, उस फ्यूजन के उपज है जो हिलेले झज्जर दुनिया, जनता के आवे पलटनिया, वो भोजपुर और जेएनयू मिल करके मैं समझता हूँ कि ये सारे क्रांतिकारी गीत बने उस दौर में। चंद्रशेखर यहाँ से निकल करके गए और सिवान में, बिहार में वो काम करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, अभी 23 तारीख को मैं सिवान में था और चंद्रशेखर की मूर्ति आज सिवान शहर में लगी हुई है और चंद्रशेखर की मूर्ति के बाहर हजारों नौजवान और किसान 23 तारीख को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद के समर्थन में वहां लोग खड़े थे। लेकिन बावजूद इसके जेएनयू से बाहर जाने की कोशिश जारी रही और ये पिछले 25 साल में, ये जो 25 साल का दौर रहा है देश में, जब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि एक तरफ न्यू लिबरल पॉलिसीज है, एक तरफ कॉर्पोरेट प्लंडर है, भूमि से विस्थापन है, भूमि अधिग्रहण है, जबरदस्त बेरोजगारी है और हम सब लोग जानते हैं कि इन आर्थिक सुधारों को, इस बुलडोजर को अगर देश में चलाना हो तो अंततोगत्वा देश के लोकतंत्र को बिना खत्म किए, विरोध की आवाज को बिना खत्म किए ऐसी आर्थिक नीतियों को देश पर थोपा नहीं जा सकता। और इसीलिए हमने देखा कि जब जब ऐसी कोशिश हुई, चाहे किसान पर हमला हो, आदिवासियों पर हमला हो, चाहे कुडंकुलम में हमारे वो न्यूक्लियर एनर्जी के सवाल पर लड़ने वाले साथियों पर सिडिशन चार्ज का मामला हो, चाहे मणिपुर में इरम शर्मिला की हत्या, मनोरमा की हत्या और इरम शर्मिला
महिला के उस हंगर स्ट्राइक की शुरुआत का वो दौर हो, बार बार हमारे जेएनयू के साथी यहाँ से निकल करके बाहर गए हैं। तो ये जो आपकी कोशिश रही है कि जेएनयू के अंदर के इस डेमोक्रेटिक माहौल को, यहाँ के रेडिकल आइडियाज को समाज के साथ, देश के साथ, जनता के साथ लगातार जोड़ने की जो आपकी कोशिशें रही है, इन्हीं कोशिशों के चलते आज जेएनयू इनके लिए कंस्पिरेसी केस है, बहुत इनके अंदर डर है जेएनयू से। और मैं इसलिए समझता हूं कि शायद इस लड़ाई को आप जीतेंगे, हम लोग शायद जीत रहे हैं इस लड़ाई को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उनको पता है कि विचार की दुनिया में विचार के माध्यम से हम इस लड़ाई को जेएनयू के छात्रों को शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने कोशिश करके देख लिया, उन्होंने कोशिश किया है। वो बाबरी मस्जिद का दौर रहा हो, जिस दौर में यहाँ एक तरह से फिर पुराने वामपंथी संगठन थे, लेकिन उस समय से आयशा की शुरुआत हुई, नए नए छात्र संगठनों की शुरुआत हुई, और हर दौर में जेएनयू में अगर कोई पुराना एक संगठन अगर थोड़ा पीछे गया तो कोई नया संगठन खड़ा हुआ और वामपंथ का झंडा ऊंचा रहा। मैंने देखा कभी इस दौर में जब जेएनयू के समर्थन में हमने ट्वीट किया, प्रभु चावला जी का एक जवाब मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग कहते हैं कि जेएनयू एक वामपंथ का किला है, वामपंथ का गढ़ है, ये जेएनयू की जेनेटिक इन्फर्मिटी है एंड इट नीड्स टू बी सर्जिकली करेक्टेड। मैंने कहा कि ये अगर जेएनयू में जो वामपंथ है किसी बंदूक के नोक पर थोपा नहीं गया है, किसी का ब्रेन वॉश करके इसको थोपा नहीं गया है, अगर जेएनयू के अंदर लोगों की ये वामपंथी प्रेफरेंस है, ईयर आफ्टर ईयर इट हैज बीन डेमोक्रेटिकली वैलिडेटेड थ्रू इलेक्शंस। और इसीलिए जब आप सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं, सर्जिकल करेक्शन की बात करते हैं, तो दरअसल आप डेमोक्रेसी को सर्जिकली करेक्ट करना चाहते हैं, और यही इनका प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को अदरवाइज हम लोग फैसिज्म के रूप में जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी से उनको डर है और इसीलिए जेएनयू से उनको डर है। और इसीलिए जब उनको पता है कि जेएनयू के अंदर हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने मान लिया और तब उन्होंने कहा कि शट डाउन जेएनयू, कि जेएनयू को ही खत्म कर दो। और मैं समझता हूं कि ये उनकी पहली हार है। उन्होंने मान लिया कि जेएनयू के अंदर यहाँ के इस लोकतांत्रिक माहौल को, यहाँ के प्रगतिशील परंपरा को, यहाँ के वामपंथी रेडिकल विचार को, वो संघी विचार से इसको नहीं शिकस्त दी जा सकती है, इस जेएनयू को नहीं हराया जा सकता है, ये उनको पता है। और इसीलिए वो तिक्रम का सहारा ले रहे हैं, काला कानून, झूठे मुकदमा, स्टेट का सहारा ले रहे हैं, झूठ के बाद झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन अच्छा यही हुआ कि जो काम शायद हम लोग चाहते हुए भी अपनी कोशिश में बहुत नहीं कर पाए थे, ये काम हमारे दुश्मनों ने कर दिया। उन्होंने जेएनयू को घर घर तक पहुंचा दिया है। अब हमारे सामने मैं समझता हूं कि चुनौती यही है, चुनौती यही है कि इस जेएनयू कंस्पिरेसी केस, इसको एक प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रगल के रूप में हम कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को ही बात करेंगे, अपने अंदर बात करते रहेंगे, वो लोग जेएनयू पर जो हमला कर रहे हैं, ये जो राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, ये जो ज्ञानदेव आहूजा बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये जो आपके सारे लोग जो बोल रहे हैं, वो ओपी शर्मा से लेकर के सारे लोग जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो उनके अपने ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। उनको ये भरोसा है और इस भरोसा को हमें तोड़ देना होगा। उनको ये भरोसा है कि ठीक है, जेएनयू के पक्ष में 10,000, 15,000, 20,000 लोग दिल्ली में उतरेंगे, कुछ लिबरल लोग, कुछ लेफ्ट लोग उतरेंगे, फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के गांव में किसान को, इस देश के बच्चों को, इस देश के नौजवानों को हम राष्ट्रवाद के नाम पर जेएनयू देशद्रोही है ये कह करके हम उनको भड़काने में सफल होंगे। ये विश्वास उनके अंदर है और इस घमंड को अब तोड़ने का समय आ गया है। और इसीलिए पूरे गांव में ये संदेश जाना चाहिए कि जेएनयू किस लिए है, जेएनयू किसका है, जेएनयू पर हमला क्यों है, हैदराबाद पर हमला क्यों हो रहा है। आज सारे विश्वविद्यालय को हमारे देश के शासक इस डर की नजर से क्यों देख रहे हैं। अम्बेडकर पेरियर स्टडी सर्कल बनता है तो उसको भंग कर दो, FTII है तो वहां चौहान को थोप दो। सारे जगह एक के बाद एक यूनिवर्सिटी, यहाँ से हैदराबाद के बाद जेएनयू, जेएनयू के बाद जादवपुर, कोई अभी सुन रहा है कि अगला नंबर 30 का है। तो एक के बाद एक सबको टारगेट किया गया, जो हिट लिस्ट तैयार किया गया है। और सारे यूनिवर्सिटीज को, जहां थिंकिंग माइंड्स हैं, जहां सोचने वाले लोग हैं, जहां देश का विचार बनता है, जहां देश के बारे में बातें होती हैं, जहां हर तरह के डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन और डायलॉग के बीच में हमारे पूरे एक तरह का एक मानसिकता बनती है, देश की एक विजन हम बनाते हैं, उस जगह को वो बर्बाद करना चाहते हैं। ये मेक इन इंडिया का ही एक कॉम्प्लीमेंट है।
वो मेक इन इंडिया में वो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया में इस पूरे देश को हम कॉर्पोरेट के हवाले कर दें और हिंदुस्तान में जमीन उनके हाथ में चली जाए, हमारे देश के पूरे सस्ता श्रम का वो दोहन करके चले जाए और इस देश के अंदर जो मैकाले चाहते थे और वो मैकाले के चाहने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ और उस इंटेलिजेंसिया ने इंडिया के लिए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काम किया। आज वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो इंटेलिजेंसिया बने वो इंटेलिजेंसिया अमेरिका के लिए काम करे, इंपीरियलिज्म के लिए काम करे और संघ के लिए काम करे। इसके बाहर इंडिया में कोई इंटेलिजेंसिया नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज पूरे ये जो यूनिवर्सिटीज पर, छात्रों पर, शिक्षा पर इंटेलिजेंसिया के खिलाफ जो हमला शुरू हुआ है, हम कह रहे हैं कि इस लड़ाई को जीतना जरूरी है। एक बहुत हम समझते हैं कि अच्छा संयोग हुआ कि हैदराबाद और हैदराबाद के बाद जेएनयू, हैदराबाद के पक्ष में जेएनयू खड़ा हुआ है। हैदराबाद की लड़ाई रोहित वेमुला की लड़ाई आप लड़ रहे थे, आप ऑक्युपाई यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे थे और इसीलिए फौरी कारण तो यही था कि आपके इस लड़ाई को रोकना उनके लिए जरूरी था। वो हैदराबाद की जो हिट है उस हैदराबाद की हिट से बचना चाहते थे और इसके लिए जेएनयू को टारगेट बनाना जरूरी था। लेकिन आज हुआ उल्टा, आज जेएनयू के पक्ष में हैदराबाद खड़ा हो गया और हमने देखा कि जो स्मृति ईरानी जी झूठ के बाद झूठ बोले जा रही हैं, उसके खिलाफ सबसे बढ़ करके अभी जो राधिका वेमुला ने जिस तरह से बयान दिया है, मैं सलाम करता हूँ। मैं उस मदर करेज को, भारत की मदर इंडिया की बात करते हैं, मदर इंडिया की बात करने वाले एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस देश की उन माताओं को, उन बहनों को, उन लड़ने वाले तमाम महिलाओं को मैं सलाम करता हूं जिन लोगों ने आज इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उस डॉक्टर से लेकर के हमारे राधिका वेमुला जी से लेकर के पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। इसलिए आज इस दौर में मैं सुन रहा था अभी निर्मला जी को, और इस पूरे दौर में जरूरी है हम अपने पूरे आजादी के आंदोलन को याद करें, उससे फिर एक बार प्रेरणा लें। मैं जो मानता हूं कि आजादी के आंदोलन में जो हमारे 20वीं सेंचुरी में बड़े बड़े जो महानायक हमारे देश में थे, उनमें से गांधी और नेहरू, मैं नहीं कहूंगा कि सैचुरेट हो गए, आज भी रेलिवेंट है, उनसे आज भी आप ले सकते हैं। सुभाष बोस को लेकर भी चर्चा हो रही है, भले वो चर्चा क्राइम थ्रिलर के रूप में हो, लेकिन जैसे भी चर्चा हो, इस देश में 20वीं सेंचुरी के दो सबसे बड़े आइकन जो आज भी मैं समझता हूं कि बहुत हमने एक्सप्लोर नहीं किया, एक भगत सिंह और एक अम्बेडकर। भगत सिंह को तो बहुत दिन तक सिर्फ एक बहादुर नौजवान कह करके इस देश में प्रचारित किया गया कि एक बहादुर नौजवान था जिसने चलो जवानी के जोश में आकर के देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन भगत सिंह के विचारों को, जिन विचारों के चलते भगत सिंह थे, जिन विचारों के चलते उन्होंने तय किया था कि हमारे लिए ये फांसी पे चढ़ना जरूरी है, किसी तरह बचना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर बच जाऊंगा मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं अगर फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो मेरे विचार पूरे हिंदुस्तान के घर घर में फैल जाएंगे। वो भगत सिंह का जो क्रांतिकारी विचार था, आज मैं समझता हूँ कि जितना समय बीत रहा है, जितना देश के लोग ये समझ रहे हैं कि वो जो कहते थे गोरे अंग्रेज और भूरे अंग्रेज, उसका मतलब क्या था, जो भगत सिंह कहते थे कि एक एंटी कम्युनल हमारे देश में नेशनलिज्म हो, जो भगत सिंह कहते थे कि वो एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनलिज्म हो, जो भगत सिंह कहते थे नौजवानों से, उन्होंने कहा कि मलिन बस्ती में जाओ, दलितों के बीच में जाओ, इस सामाजिक पहलू के बारे में भी भगत सिंह कहीं से भी वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे और उनके प्रोग्राम में, उनके चिंतन में वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। उससे लेकर के अम्बेडकर तक, अम्बेडकर को भी हम लोग एक खास संदर्भ में देखते हैं और सुनते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद बस दलितों के आइकन है और रिजर्वेशन के, जबकि अम्बेडकर बार बार उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन से ये कास्ट का एनाहिलेशन नहीं होने वाला है, ये तो एक बहुत एक छोटा सा औजार है, ये तो एक पहला कदम है, पहला पड़ाव है, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत बड़ी है। तो आज इस दौर में जब हमारे संविधान पर हमला हो रहा है, जब देश की आजादी पर हमला हो रहा है, जब पूरे देशभक्ति के सवाल पर यह बहस छिड़ी हुई है, ये जरूरी है कि इस बहस में हम इनको शिकस्त दें। सिर्फ ये ना कहें कि भाई ये जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ध्यान को हटाने के लिए, भटकाने के लिए इन मुद्दों को छेड़ रहे हैं। वो जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का सवाल, जमीन का सवाल, फूड सिक्योरिटी का सवाल, पूरे लोगों के इकोनॉमिक सर्वाइवल का, लाइवलीहुड का सवाल, वो जरूरी है। उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और उस लड़ाई को भी हम जरूर जीतेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई छिड़ी है, देशभक्ति का मतलब क्या, देश प्रेम का मतलब क्या, राष्ट्रवाद का मतलब क्या, मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर हम एक बार जीतेंगे तो हम इस देश के अंदर फांसीवाद का जो खतरा है उसको जड़ से हम उसका नाश कर देंगे। लेकिन इस लड़ाई को अगर नहीं जीत पाएंगे तो बार बार लौट करके फांसीवाद के आने का, पनपने का ये खतरा बना रहेगा।
और इस सेंस में जो जेएनयू ने अभी तक हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत ये छोटी मोटी क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि एक क्लासिक केस था कि जेएनयू के अंदर जेएनयू थोड़ा अलग, जेएनयू को अलगाव में डाल दो, जेएनयू को बदनाम कर दो। जेएनयू में सब लोग जानते हैं कि वामपंथी लोगों का गढ़ है, और वामपंथियों के बारे में ये मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ, और हमारे तमाम पुरानी पीढ़ी के लोग भी जानते हैं। पिछले शायद 100 साल से जितना लंबा कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास है, उतना ही लंबा कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन का और उसके खिलाफ दुष्प्रचार का लंबा इतिहास है कि कम्युनिस्टों को ये बताना कि ये कौम नष्ट है, कौम को नष्ट करने वाले लोग हैं, और ये विदेशी विचारधारा लेकर के चलते हैं। ये 42 में साथ में नहीं थे, ये चीन की लड़ाई में चीन के साथ थे, ये पाकिस्तान परस्त है। तो कम्युनिस्टों के खिलाफ ये प्रचार बहुत आम प्रचार है। इसलिए जेएनयू के अंदर जब कुछ नारे लगे और ये बात आई, तो जेएनयू को एक तरह से बदनाम कर दो, अलगाव में डाल दो, आतंकित कर दो और फिर कुचल दो। ये पूरी जो उनकी तैयारी थी, पूरी योजना थी। उनको लगा कि बस मौका मिल गया, क्योंकि ये कोशिश आज की नहीं है, ये कोशिश बहुत पुरानी है। नहीं तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, जिस समय निर्भया उस बलात्कार कांड के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, उस समय जेएनयू की छात्राओं के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोलते थे टीवी चैनल में? उस समय कविता कृष्णन के खिलाफ क्यों उस तरह से कटाक्ष करते थे और झूठी बात बोलते थे? इसका मतलब है कि सरकार किसकी है और सरकार से किसकी क्या लड़ाई है, सिर्फ ये इमीडिएट प्रैक्टिकल और टैक्टिकल कंसिडरेशन नहीं है। ये जेएनयू से उनका डर है, जेएनयू की छात्राओं से डर है, जेएनयू के अंदर के पूरे विचारों से डर है। इसलिए बहुत दिनों से इस कोशिश में थे, इस तलाश में थे कि कोई मौका मिले तो हम जेएनयू पर चढ़ाई करें। तो जेएनयू पर उनको लगा था कि चढ़ाई करने का मौका आ गया है, लेकिन अभी तक जो जेएनयू के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स की जो सॉलिडारिटी दिखी, जो आप लोगों की इतनी जबरदस्त एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी के साथ, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि कितने दिन लड़ेंगे, थक जाएंगे। FTII में लोगों को थका दो, कुछ दिन होगा, कुछ दिन के बाद लोग थक जाएंगे, इंतजार करो, जब थक जाए तब उसके बाद अपना काम कर लो। तो ये आपने जो तैयारी की कि नहीं हम थकेंगे नहीं, हम बिना थके हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे, वहां तक ले जाएंगे। और जिस तरह से आपके पक्ष में पूरे देश में आवाज उठने लगी, तो मैं तो समझ रहा हूं कि शायद ये पाशा पलट गया। और अगर हम इसी तरह से, जैसे पूरे देश के किसानों ने जिस तरह से बदला लिया, जिस तरह से पूरे देश के मजदूर श्रम अधिकार में संशोधन की साजिश के खिलाफ खड़े हो गए, जिस तरह से देश में शायद बहुत दिनों के बाद या आजादी के बाद शायद पहली बार बुद्धिजीवियों को एक कलेक्टिव एंटिटी के रूप में हमने असर्ट करते हुए देखा है। कोई एक दो बुद्धिजीवी, एक दो राइटर का लेख नहीं, वो एक सामूहिकता के साथ एक कलेक्टिव एक्शन में इस देश के इंटेलिजेंसिया, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने जिस तरह का रोल प्ले किया, और आज उसके बाद उसी इंटेलिजेंसिया का जो सबसे यंग, सबसे वाइब्रेंट, सबसे डायनामिक ब्रिगेड है जो जेएनयू, उस जेएनयू के समर्थन में जिस तरह से लोग खड़े हो रहे हैं, तो शायद ये मौका आ गया है व्हेन वी कैन टर्न थिंग्स अराउंड। और इस पूरी लड़ाई को हम, जो हमारे ऊपर थोपी गई है, इस लड़ाई को हम सिर्फ डिफेंसिव तरीके से नहीं, बल्कि इस लड़ाई को हम अपने जो तात्कालिक मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ साथ हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे, उनको थोड़ा पीछे धकेल देंगे। जहां तक जेएनयू की बात है, हमें मालूम है कि हमारे साथी जेल में है, जेल में पहले धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रही है। हमें मालूम है कि कई साथियों के ऊपर बहुत तरह तरह का वो तलवार लटका हुआ है, बहुत सारा छानबीन चल रहा है। और ये पूरे जो FIR है अननेम्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो तो एक तरह से खुला हथियार है, जब चाहे जिसको फंसाओ इसमें। तो इसके खिलाफ निश्चित तौर पर जो आप लोगों की आवाज है कि हमारी ये लड़ाई किसी सिर्फ कोई एक दो साथी के कुछ बेल कराने की लड़ाई ये नहीं है। हमारी ये लड़ाई जेएनयू के ऊपर ये जो झूठा इल्जाम लगाया गया, इस पूरे इल्जाम को खत्म करने की लड़ाई है। हमारे तमाम साथियों की रिहाई की लड़ाई है। ये लड़ाई जो विक्षण चल रहा है, इस विक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का है। ये लड़ाई हमारे जो 8 साथियों को जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने डिबार कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको तमाम दे मस्ट बी टेकन बैक विद फुल राइट्स, इसकी लड़ाई है। और इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए अभी शेरा ने बताया कि जेएनयू ने तय किया, जेएनयू कम्युनिटी ने तय किया कि 2 तारीख को पार्लियामेंट मार्च होगा। मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं। हम पूरे सारे लोग उसमें आपके साथ बिल्कुल रहेंगे और पूरे जेएनयू का वो 2 तारीख का जो मार्च है ये आगे बढ़े। लेकिन ये सब कुछ जो हमारे इमीडिएट इश्यूज है, जो इश्यूज को जब तक हम पूरा नहीं कर लेते हैं, अब लड़ाई रहेगी। लेकिन मैं जो शुरू में बोल रहा था कि इस लड़ाई को और आगे
आगे बढ़ाना है। और इस दौर में जो जेएनयू और हैदराबाद से जो आवाज निकली है, जो भगत सिंह और अंबेडकर को मानने वाले लोग, अभी भी हो सकता है कुछ बहसें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहसें तो रहेंगी, लेकिन पहली बार शायद बहुत दिनों के बाद देश में लोग बहुत करीब आ रहे हैं। नहीं है जिन लोगों ने वो आजादी के इतिहास में मुखबिरी करने के सिवा, गद्दारी करने के सिवा कोई काम नहीं किया, जो आजादी के बाद जिन लोगों ने जब सत्ता मिली, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता किस लिए चाहिए? उत्तर प्रदेश में सत्ता मिल गई तो बाबरी मस्जिद को गिरा दो, गुजरात में सत्ता मिल गई तो जेनोसाइड कर दो, आप दिल्ली में सत्ता मिल गई पूरे देश में तो पूरे देश में जेएनयू से लेकर हैदराबाद और वहां दादरी से लेकर के पूरे देश में एक आतंक का माहौल पैदा कर दो। तो जो लोग सत्ता के बल पर पूरे देश को बांटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, जो लोग देश को बेच रहे हैं, वो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लग रहे थे। जेएनयू में कभी भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगेंगे, लेकिन संघ परिवार की बर्बादी और इस संघ की साजिश की बर्बादी के नारे जरूर लगेंगे। और न सिर्फ नारे लगेंगे बल्कि उस नारों को पूरे देश में सफल बनाने के लिए निश्चित तौर पर पूरे आंदोलन की तैयारी देश में होगी और करेंगे, क्योंकि इसके बगैर ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। ये हमारा जो अकाउंट है उसको सेटल किए बगैर इस देश में वो सारे सवालों पर, वो आजादी का सवाल हो, वो राष्ट्रवाद का सवाल हो, वो सेकुलरिज्म का सवाल हो, उसमें जो पूरे देश में एक एम्बिवेलेंस है, एक बीच में कदम कदम पर हमने देखा कुछ लोगों को समझौता करते हुए, और उस हर समझौते से, हर सरेंडर से, हर अपीसमेंट से इनको ताकत मिल जाती है। और इसीलिए एक रेडिकल लड़ाई, एक कंप्लीट रप्चर चाहिए। इस पूरे जो इन लोगों के जो विचार है, इस विचार से निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ने के लिए, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए, और सही मायने में जो आज 125 करोड़ का ये देश है, जो नौजवानों का ये देश है, मोदी जी कहते हैं कि नौजवानों का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि नौजवानों से डर है। जेएनयू की बात तो छोड़ दीजिए, एक हार्दिक पटेल से भी डरे हुए हैं, और हार्दिक पटेल के ऊपर भी सिडिशन था। जहां भी नौजवान, हम नहीं कह रहे कि सबके नारे सब सही है, लेकिन जो आज संकट है, जो पूरे देश में नौजवान जो सड़क पर है, कोई रोजगार के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर के, अपने भविष्य के सवाल को लेकर के, उन नौजवानों से लाठी गोली से निपटने के सिवा, सिडिशन का चार्ज थोपने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जो घबराहट है यंग इंडिया से, और यंग इंडिया का सब यंग यूनिवर्सिटी, जेएनयू रिलेटिवली आज भी एक यंग यूनिवर्सिटी है, और जहां इस तरीके की यूनिवर्सिटी से, जो इंस्टीट्यूशन से जो घबराहट है, इस घबराहट में हम समझते हैं कि हमारी ये सॉलिडारिटी बढ़े और जेएनयू का ये विचार गांव-गांव तक जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से। सारे हमारे लेफ्ट के जो 6 संगठनों ने अभी मिल के तय किया था, 3 दिन के लिए हमने देश में एक सामूहिक प्रतिवाद रखा था, साझा प्रतिवाद, लेकिन सिर्फ 3 दिन का सवाल नहीं है। जो जेएनयू का जो इतिहास है, परंपरा है, जो आपके विचार है, इन विचारों को ले जाना गांव-गांव तक बेहद जरूरी है। हमने अभी देखा कि भास्कर में खबर छपी, आशुतोष के गांव के बारे में पटना में बताया गया कि उस गांव में शर्मिंदगी है। मैं नहीं जानता वो गांव किस तरीके का है, उस गांव के सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक बनावट क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर गांव की सही तस्वीर नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि जहां भी गांव-गांव में जहां भी लोगों को सच्चाई पता चल रहा है, सच्चाई पता चलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा मीडिया में जो देख रहे हैं, जिस तरीके का दुष्प्रचार एक तरह से उनको घेर लिया गया है, तो वो प्रचार अगर जाएगा तो नौजवानों में, बच्चों में ये होगा कि भाई ये लोग तो देश को टुकड़ा कर देना चाहते हैं, ये तो बर्बाद कर देना चाहते हैं। जो झूठ उनको पिलाया गया है, तो उससे उनको सही अगर हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, सही तस्वीर उनके बीच में ले जा पाएंगे, और ये करना जरूरी है। और इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको तो अभी इस मोर्चे को संभालना है, अंदर की लड़ाई आपके लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी इस अंदर की लड़ाई को लड़ते हुए भी आप भी थोड़ा बाहर की लड़ाई की तरफ जहां तक संभव हो उसमें भी आप थोड़ा हाथ बटाएं। उधर भी कुछ आपके साथी एम्बेसडर बन करके, प्रचारक बन करके, यही समय है जिस समय लोहा गर्म है, इसी समय आपको प्रहार करना होगा। जो काम आज हो सकता है वो काम शायद 1 साल बाद नहीं हो सकता।
इसलिए आज इस समय इसको अगर हम ले जा पाएंगे कि पूरे वो रामानागा का उड़ीसा हो, वो आशुतोष चिंटू कन्हैया का बिहार हो, वो श्वेता का उत्तर प्रदेश हो, उन तमाम बंगाल हो, उन तमाम राज्यों में जहां जेएनयू के बारे में दुष्प्रचार फैलाया गया, उन राज्यों में अगर हम इसको ले जा पाएंगे तो एक बड़ी बात होगी। तो आप अंदर की लड़ाई लड़े, बाहर भी सहयोग करें। हम बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके अंदर की लड़ाई में हमारा भी पूरा का पूरा सहयोग रहेगा। इसी के साथ आप तमाम साथियों को इस लंबी लड़ाई के लिए मुझे बहुत खुशी है कि 15 दिन 20 दिन होने वाले हैं। आप अभी भी बिल्कुल पूरी ऊर्जा से है और पूरी ऊर्जा से लैस है, पूरे आपके अंदर उम्मीद है। तो आपकी ऊर्जा, आपकी उम्मीद, आपका ये संकल्प, आपकी हिम्मत ये बनी रहे, हमारी एकता और मजबूत हो। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतना बेहद बेहद जरूरी है हिंदुस्तान के भविष्य के लिए।